लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के धोखे से देश भर में भारी आक्रोश है। देश के हर हिस्से में भारतीय सैनिकों की शहादत का बदला लेने की मांग उठी है। सरकार चीन को उसकी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में है। मोदी सरकार भी एक्शन मोड में है। बताया जा रहा है कि लद्दाख में सीमा से सटे गांव खाली करवाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही सेना के मूवमेंट में बढ़ोतरी आई है। लद्दाख में 3 इन्फेंट्री डिवीजन डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा ऊंचाई पर युद्धाभ्यास करने वाली 2 अलग अलग ब्रिगेड भी तैनात है। लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय सैनिकों के लापता होने की रिपोर्ट का भारत ने खंडन किया है। भारतीय सेना ने कहा कि लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय चीन के हिंसक संघर्ष में भारतीय सेना का कोई भी जवान लापता नहीं है। बुधवार को न्यूयॉर्क टाइम्स में इन चाइना में इंडिया क्लैश टू नेशनलिस्ट लीडर विद लिटिल रूम टू गिव के लेख में भारतीय सैनिकों के लापता होने की बात का जिक्र था, जिसका भारत ने खंडन किया है। भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर बातचीत के लिए 19 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं मोदी सरकार का मुखर विरोध करने वाली ममता बनर्जी ने सर्वदलीय बैठक का समर्थन किया है। टीएमसी की तरफ से इस सर्वदलीय बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद शामिल होने वाली हैं। ममता बनर्जी ने इसके संकेत बुधवार को ही दे दिए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन सीमा विवाद पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बुधवार को राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने सवाल किया कि चीन ने हमारे शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या कर दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब राहुल गांधी के इस सवाल का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कुछ तथ्यों की बात करते हैं। भारतीय सैनिक हमेशा ही सीमा पर ड्यूटी के दौरान हथियार लेकर चलते हैं। जब उन्होंने पोस्ट छोड़ा तब भारतीय सैनिकों के पास हथियार थे। भारतीय सैनिक निहत्थे नहीं थे, लेकिन एक समझौते के चलते उन्होंने गोलीबारी जैसा काम नहीं किया। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी से अपना एक करार खत्म कर दिया है। साल 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था, जिसमें उसे 417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था। भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप से करार खत्म कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के सेक्शन के बीच 417 किलोमीटर में सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशंस का काम होना था। भारत के समझाने के बावजूद नेपाल कूटनीति की कोशिश जारी है। नेपाल की संसद ने देश के नए राजनीतिक नक्शे को अपनी मंजूरी दे दी है। भारत की आपत्ति को दरकिनार करते हुए नेपाल की संसद के उच्च सदन नेशनल असेंबली ने देश के विवादित राजनीतिक नक्शे को लेकर गुरुवार को पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। नेपाल के नए नक्शे के समर्थन में नेशनल असेंबली में 57 वोट पड़े और विरोध में किसी ने वोट नहीं डाला। इस तरह से ये विधेयक सर्वसम्मति से नेशनल असेंबली से पारित हो गया। कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में तेजी ला दी है। यही वजह है कि गुरुवार को निजी क्षेत्र के लिए 41 कॉल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसकी लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज हम सिर्फ कॉमर्शियल कॉल माइनिंग के लिए नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, बल्कि कॉल सेक्टर को दशकों के लॉकडाउन से भी बाहर निकाल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन रिफॉर्म्स के बाद अब कॉल प्रोडक्शन पूरा कॉल सेक्टर भी एक प्रकार से आत्मनिर्भर हो जाएगा। कोरोना संकट काल में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की है। ऐसे में मजदूरों के पास रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इस हालात के बीच केंद्र सरकार एक खास अभियान शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार है। योजना की लॉन्चिंग 20 जून को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं इस योजना के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मीडिया को जानकारी दी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा।
देश के 8 राज्यों के 19 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान है। मध्य प्रदेश और गुजरात में कई विधायक कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। ऐसे में कोरोना संक्रमित विधायकों के लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारी की है। चुनाव आयोग ने इन विधायकों के लिए पोस्टल बैलेट समेत PPE किट में वोट डालने की सुविधा दी है। वहीं गुजरात राज्यसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति साफ करते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव नहीं रोकेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। कमजोर शुरुआत के बाद गुरुवार को शेयर बाजार मजबूती से बंद हुआ। सेंसेक्स सुस्त रुख के साथ खुला, लेकिन इसने दोपहर के कारोबार में रफ्तार पकड़ी। अंत में सेंसेक्स 700 अंक की बढ़त के साथ 34,208 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 210 अंक की बढ़त के साथ 10,092 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फाइनेंस का शेयर सबसे अधिक 5% से अधिक चढ़ गया।